बेगों से मिलने जाएगा था आज। इतना अंधेरा क्यों? आप फ्लैश लाइट जलाइए। आप वो सब छोड़िए, ये बताइए कि स्पोर्ट किस साइड था? सर गार्ड ने राइट साइड बताया था। अच्छा राइट, जल्दी राइट ऑन करिए। आपका राइट है मेरा अरे राइट। दोनों के सेम आप करिए ना। आप फ्लैश लाइट तो आगे बताइए। ये रहा स्पोर्ट, एक, ये दो, ये कमरा है। क्या बंदोबस्त बना कर दिया है आपने? ये गलत कमरा तो नहीं है? सर यही रूम अलॉट हुआ है, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा हमें। क्या बोल रहे हैं? बोल गया ना एक बार, चुपचाप जाओ और ठीक कर। अगर मुझे एक और बार पता चला ना कि ऊपर से मुझे फिर से सुनना पड़ रहा है ये सब, क्या मुझे संभाला नहीं जा रहा? जूरी रूम में फोन साइलेंट पे। चुपचाप जाओ ठीक कर। सब कुछ अब पता है, मेरा तो मन भी नहीं करता। ये कैसा बंदोबस्त है? अभी रीडिंग और आवर मीटिंग है अपेरेंटली। सर अब हम भी यहाँ बैठेंगे क्या? सर कहा तो कोऑपरेट कर लीजिए। आप में से कोई पार्ट लेना चाहेगा? हाँ देखा लीजिए भाई। वैसे आपको एक बात पता है भाई साहब, मुझे काफी सारी बातें पता है। आखिर एक PhD होल्डर प्रोफेसर जो हूँ, प्रोफेसर साहब ऐसी पढ़ाई लिखाई की बात सुनाई थी। मैं तो बस इतना कह रहा था कि ये जो कमरा है ना, इसमें गर्मी बहुत है। देखा, अगर ये मुझे बताते नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। 20 साल तक मेहनत की है मैंने, उसके बाद ये यहाँ बिठाया मुझे। अरे मेहनत तो आदिवासी लड़के ने भी बहुत की, इस कारण ही उनको अंजाम देने की। वैसे नेताजी, इस सरकार को बीमारी है क्या? कोई भी काम ढंग से ना करने की। हर बात पर सरकार को गाली देना आवश्यक नहीं होता। सॉरी सर। भाई साहब, शुरू करवाइए ये सब कुछ। हाँ तो आप लोग आ गए तो हम शुरू कर लेते हैं इस केस पर। हाँ गार्ड जरा दरवाजा बंद कर देना ताकि कोई बाहर न जाए। आप सब लोग आ गए हैं ना? आप लोगों को कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, हाजिर हूँ। ठीक है, बुला लीजिएगा। हाँ, कोई चीज हो चाहिए वगैरह तो। कुर्सी कुर्सी मिल जाएगी क्या? दरवाजा बाहर से बंद कर दिया क्या? और क्या? मुझे तुम सबका मालूम नहीं, पर मुझको जनता ने इस लायक बनाया कि मैं आऊं और कुछ फैसले लूं। सर कुछ टाइम की बात नहीं। ये लोग हमको बेईमान समझते ना, सोचते कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे बेईमान समझना है तो आदिवासी लड़के को समझिए। पिताजी ने क्या कुछ नहीं किया उन जैसों को। उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरियां दी, और इसने क्या किया भाई साहब? उड़ा डाला उसे। इन आतंकवादियों को ना हमारी सरकार ने नष्ट कर दिया। अब बच्चे हैं तो कुछ हमदर्द, उनको भी देख लेंगे 2026 तक। आजकल ये सब भी करने लगे हैं। अरे आप जैसे लोगों की वजह से ही आजकल इतनी सख्ती बढ़ती जाती है। हाँ जी। माहौल गर्म है इसलिए आप दोनों का मिजाज भी गर्म हुआ है। थोड़ा तहजीब से पेश आइए आप दोनों। काफी मुश्किल समय चल रहा है। अभी तो आराम में। अरे कैसा आराम सर, वहाँ यूनिवर्सिटी में तो बच्चों ने नाक में दम करके रख दिया है। पूरा प्रशासन ही सर पे उठा लिया है। मुझे तो लगता है इस बार फैसला ऊपर से ही आएगा। वो लोग बहुत नाखुश हैं। देखिए हमें सब अपना कर्तव्य समझना होगा ताकि ये केस उसके अंजाम तक पहुंच पाए। हाँ हाँ, ये ड्यूटी है हमारी, पर क्या है ना सर, ये
इन सब के चक्करों में मेरी 30 साल की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अरे आप नौकरी की चिंता मत कीजिए, ये है ना रुदा जी बहुत नामी गिरामी इंडस्ट्रीज में आपकी नौकरी लगवा देंगे ना जी। क्या नौकरी? हाँ। सर आपका सूट बड़ा महंगा नजर आता है, कस्टम मेड करवाया था क्या? हैंड स्टिच फ्रेंच फैब्रिक HGLJ लुका। मुझे भी जाना था एक सूट सिलवाने, मगर एन मौके पे स्टोरी में डाल दिया गया। बड़ी फूटी किस्मत है भाई साहब आपकी तो। क्यों सर? वैसे ये कौन से कमीशन वाले? माइनॉरिटी कमीशन सर। ओहो, आपका यहाँ क्या काम है? सर अब उनके खिलाफ कौन बोल सकता है, जैसी उनकी मर्जी। अब वो जो सब करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। ये तो सही कहा आप। अब आप सबको याद होगा ना वो पिछले महीने जो केस आया था, वो माइनॉरिटी वाले का, उसमें मेरी जगह ट्राइबल वाले को डाल दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था प्रोफेसर साहब, आखिर केस को उसके अंजाम तक तो पहुंचाना था। तो फिर पहुंचा कैसे उसके अंजाम तक? क्यों भूल गए क्या? इतना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर आ गया था उस टाइम पे, और फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरव्यू कर दिया था उसी टाइम, छूट गया था वो आरोपी। और आज तो ऐसा होगा नहीं, आज ये जो केस है ना इसे क्लोज कर ही मानेंगे हम लोग। लेकिन एक बात बताओ, हमें 6 दिन क्यों दिए गए? आपको पता है संसद में ऐसी बहस 2 मिनट में निपट जाती है, और बिल्स तो यूं ऐसे पास होते हैं। क्या है ना, आजकल एक नया वायरस आया मार्केट में, समान अधिकार। सबको समान अधिकार देने का ना जुनून सवार हो गया। अरे 2 समान अधिकार हमें क्या? आप चिंता मत कीजिए नेताजी, ये जो लड़का है ना इसके पास ऐसी कोई सहूलियत है ही नहीं। आखिरकार इसके तो संबंध पाए गए उन हत्यारों और आदमखोरों के साथ। अरे सर, दिक्कत यही है ना, मानने को कहाँ तैयार है ये? वही तो प्रॉब्लम है मैडम, वो कभी नहीं मानने वाला है। सर 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 सर, हमें थोड़ा समय दे दीजिए उसके साथ, अभी मनवा देंगे उसको। बॉडी के पर खच्चे उड़ गए थे, कितनी ज्यादा नफरत खुली थी उसमें। साले ना जंगल में रहकर कुछ जल्दी हो जाते, इंसानियत नामक चीज नहीं होती है इनमें बिल्कुल भी। देखिए आप जरा शांत हो जाइए। पहली बार सही बात कही आपने। आप एक काम कीजिए, इसे जल्दी जल्दी निपटाइए। वो क्या है ना, ये आज एक मूवी देखने जाना है। हाँ हाँ आप बैठ जाइए। क्या नाम था मूवी का? क्या नाम था? लेटेस्ट आई है, स्पेशल स्क्रीनिंग है, तेजो महल्या गद्दार स्टोरी। सुना है उस मूवी ने सच की सारी परतें खोली है। टैक्स भी करेंगे उसको भी। आपका हो गया हो तो आप बैठ जाइए। ठीक है मैम आप भी प्लीज। जी सर। Premeditated homicide is the most serious charge tried in our criminal courts. Mr. Jindal, a prominent industrialist, faced a gruesome death by the explosion in his car. You have heard a long and complex case, gentlemen, and it is now your duty to sit down to try and separate the facts from the fancy. One man is dead, life of another is at stake. If there is a reasonable doubt in your mind as to the guilt of the accused, then you must declare him non-guilty. If, however, there is no reasonable doubt, then he must be found guilty. Whichever way you decide, the verdict must be unanimous. I urge you to deliberate honestly and thoughtfully. You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. कोई ऐसे सोच भी कैसे सकता है? मिस्टर जिंदल जैसे महान इंडस्ट्रियलिस्ट क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे देश के लिए। लोगों को नौकरियां दी, देश का डेवलपमेंट किया। उनके साथ इस तरह से इन लोगों को भलाई कभी बच नहीं सकती ना। नहीं, अब ये तो आप गलत कह रही हैं। इतने बुरे भी नहीं होते ये लोग, जिस भी तनख्वाह पर नौकरी तो मान ही जाते हैं। रहने दीजिए, ये लेबर की बात आप हमसे तो मत ही कीजिए। हमारी इतनी जान खा रखी है ना हमारे दफ्तर में आके उन लोगों ने। सर अब लेबर रिलेटेड इश्यूज के लिए वो लोग आपके पास ही आएंगे। अरे अभी मामला लेबर का है ही नहीं, मामला आतंकवाद और हत्या का है, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए ये एक ओपन एंड शट केस है, और इसका ज्यादा देर खुले रहना आप में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो। जी
जैसे सर आपने कहा मेरे 2 सजेशंस हैं। बोलो बेटा। हाँ, तो देखिए हम इस केस को 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। या तो हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर वोटिंग कर लेंगे, या पहले एक दूसरे का पक्ष जान लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी जूरी कहाँ स्टैंड कर रही है। उसके बाद डिस्कशन होता रहेगा। वोटिंग कीजिए, क्या पता इससे ये केस उसके अंजाम तक पहुंचे। हाँ वोटिंग ही सही रहेगी। और वोटिंग वाला डिपार्टमेंट तो स्ट्रांग है हमारा। ये भी है करिए, सर। करिए, वोटिंग करिए। तो आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसे वोट नहीं करना? ठीक है, फिर वो लोग अपने हाथ खड़े कीजिए जिन्हें यह लड़का गिल्टी नजर आता है। तुम्हें वो लड़का निर्दोष नजर आता है? मुझे नहीं पता। वाह, 6 दिन हो गए और आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे मेरे जैसा इंसान तो 6 दिन में डेजर्टेशन लिख दे। ये तो फिर भी ABCD है। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। और मैंने इससे बड़ा दोषी आज तक देखा नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से एक अपराधी कैसा दिखाई देता है? वो इंसान तब तक दोषी नहीं है जब तक हम सब उसे दोषी करार न दें। और अब आप लोग क्या उस व्यक्ति को इससे कम्युनिटी के बेसिस पर जज करेंगे? एक मिनट, आप मेरे साथ कोर्ट में बैठी थी जी और आपने सबकी दलीलें दी। बिल्कुल। तो ये तो आप जानती होंगी ना कि अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया तो एक आतंकवादी को समाज में बना देने जैसा होगा। तो आप किन पहलुओं को देखते हैं कि इंसान को गुनहगार कहने से पहले? ओह अच्छा। नहीं नहीं, बता दीजिए मुझे, बड़ी दिलचस्पी है मेरी ये जानने में। शायद आप लोग को कुछ ऐसा पता हो जो मैं न जानती हूँ। अब इस केस में ऐसा है भी क्या कि ये लड़का आपको निर्दोष लगता है? वो लड़का एक पिछड़े समाज से आता है। तो ये तो और भी बड़ी बात। अरे उन लोगों के दिमाग में बचपन से ही आतंकवाद का बीज बोया जाता है। मैंने भी बचपन से लेकर आज तक खूब जद्दोजहद की है, तभी जाकर इतनी बड़ी कंपनी बना पाया हूँ। मैंने भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर उसके लिए किसी को मारा तो नहीं ना। बिल्कुल, किसी का खून थोड़ी कर देंगे। समझ सकता, मैंने भी किसी का खून नहीं करा। और सुनिए मैडम, मुझे भी अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। कभी आके देखो हमारी लाइन में, फिर पता चलेगा जब सेंटर में बैठे लोगों के हाथ में तुम्हारी नौकरी होगी। सही बात। जैसे इनकी नौकरी केंद्र में बैठे लोगों के हाथों में है, वैसे हमारी रोजी रोटी भी वही चला रहे हैं। सुना? देखिए मैडम, उस लड़के को जितने मौके मिल सकते थे उसको मिल गए। आप जानती भी हैं इस पूरे बंदोबस्त की कीमत क्या है। वो तो शुक्र है इस सिस्टम का कि उस खून के प्यासे दरिंदे को भी ये सब नसीब हो रहा है। आप ना हमको विश्वास दिला ही नहीं सकती कि ये लोग कैसे होते हैं, क्योंकि मैं ना अच्छे से जानती हूँ इनके मंसूबों को। अरे सर, इनकी चाशनी सी सनी हुई बात मान लेना ही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ये लोग अपने आप को ऐसा लाचार दिखाकर ही ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देते हैं। इन पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए मैम। Hang on. मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मानना किसी भी इंसान के लिए काफी अजीब है। और कब से टेररिज्म एक कम्युनिटी बेस्ड हो गया? एंड मैडम, वन मोर थिंग, जस्टिस डज नॉट रिवॉल्व अराउंड यू। अरे जज साहब, अब रिटायर हो गए, प्रमोशन कभी और दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इनकी मानसिकता बहुत ही पिछड़ी और देश को खोखला करने वाली है। आप दोनों भेड़ बकरियों की तरह पेश क्यों आ रहे हैं? इंसानों की तरह पेश आइए। अगर आप कह रहे हैं तो हाँ, थैंक यू। यू आर वेलकम। केस के बारे में बात स्टार्ट कर लीजिए, तो एक नजर फैक्ट पर डाल देते हैं। जी, हमारे पास बहस करने के लिए पूरी जिंदगी है, जरा केस पे ध्यान दे लेते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं पंखा बंद करना चाहूंगा, और आपको कोई परेशानी ना हो तो ये पंखा चालू रहेगा भाई साहब। पर मुझे इससे ठंडी हवा लग रही है। आपको इस कमरे में घुटन नहीं हो रही? घुटन हो रही है, पर इस तेज हवा से ज्यादा परेशानी है। भाई साहब, इस कमरे में अब 12 लोग हैं, और अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से पंखा चालू ही रहेगा। देखिए, मेरे भी कुछ अधिकार हैं। अच्छा, तो हमारे अधिकार नहीं है क्या? अरे आप किसी से अपनी सीट बदल लीजिए। ठीक है, अगर कोई मेरे साथ सीट बदलने को तैयार है तो मैं फैन ऑन रख सकता हूँ। सुनिए सर, आप मेरी जगह। थैंक्स। हम मुद्दे की बात पे आ सकते हैं। हाँ, मेरे पास एक सजेशन है। शायद सुनने में थोड़ा बेतुका लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन मैडम को कन्विंस करना चाहिए कि हम सही हैं और ये गलत।
क्या पता कुछ देर बातचीत करने पर आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनने में बेचूं का तो बहुत था। लेकिन सर ये ट्राई करके देख लेते हैं। करो करो। हाँ तो फिर शुरुआत से शुरू करते हैं, आप बोलिए। मुझे लगता है कि वो लड़का ही खूनी है। मेरा मतलब ये तो जाहिर ही है ना। अच्छा, जरा बताएंगे कैसे इतना जाहिर है? मेरा मतलब किसी और ने कुछ कहा ही नहीं उसके अलावा। तो यानी कि कुछ साबित नहीं हुआ है। Innocent until proven guilty. The burden of proof is on the prosecution. The defendant does not have to open his mouth. Article 21 Constitution में है, आपको तो पता ही होगा ना? हाँ पता है चाहिए हमें लॉ सिखाएंगे। हाँ सुना है। मेरा मतलब मुझे पता है। मेरे कहने का बस ये मतलब था कि वो जो भी है उसी ने खून किया है। तो कोई कारण नहीं है, बस कि वो एक खूनी है। अरे आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे किसी के जीवन का सवाल है। ठीक है भाई, तथ्यों पर बात कर ले। करते? तो सबसे पहली बात, मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट, उसने बताया कि वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और जिंदल जी पीछे बैठे थे। असिस्टेंट को चिंगारी की आवाज आई। जब वो पीछे मुड़ा तो उसको वाकई वहां एक चिंगारी दिखाई दी फ्यूल टैंक के पास। अपनी जान बचाने के लिए असिस्टेंट गाड़ी से कूद गया। गाड़ी में हुआ धमाका, इसमें मिस्टर जिंदल जी की जान चली। ये सब हुआ 3 सेकंड, जैसा कि उसने बताया। ताज्जुब वाली बात यह है कि थोड़ी देर ही पहले वो लड़का, वो आदिवासी लड़का, उनकी गाड़ी के पास खड़े खड़े मिस्टर जिंदल से बात कर रहा था और धमाके से चंद पल पहले वो वहां से फुर्र हो गया। और जब पुलिस तहकीकात करते करते उसके घर पहुंची तो उसे घर से क्या मिला भाई साहब? एक्सप्लोसिव। समझा? फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट की माने तो उस लड़के के घर से जो एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए और जो धमाके का जिक्र सर ने किया, उसमें जो एक्सप्लोजिव्स लगाए गए थे एग्जैक्टली सेम थे। और क्या बोलिए। मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे तो ये लड़का ही सही नहीं लगता। उसका कहना था कि वो मिस्टर जिंदल के पास अपने कर्जे के बारे में बात करने के लिए गए। इतना घटिया बहाना है ये। वो तो ठीक तरीके से ये तक नहीं जानता था कि उसने उनसे कर्जा कितने का लिया था। हाँ, और उसके बाद उस कर्ज से जुड़े हुए कोई दस्तावेज भी नहीं मिले थे। यहाँ तक कि किसी तरीके की कोई रकम भी नहीं बरामद हुई थी। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का कभी डॉक्यूमेंटेशन बनते देखा है आप लोगों ने? हाँ, उन्हें हम अपनी बुक्स पर नहीं दिखाते पर और उस असिस्टेंट ने भी तो ये मानने से इनकार कर दिया था ना मैडम कि उस लड़के ने किसी तरीके का कोई कर्ज लिया भी था। और उसके घर में जब कोई रकम ही नहीं मिली तो कर्जा उसने लिया था, ये कैसे जाहिर है? और उसके कॉलेज के दोस्त, उन्होंने भी तो उसके खिलाफ ही गवाही दी थी। उसका क्या? देखिए हमें ऑर्डर में चलना है। नहीं एक मिनट, कॉलेज के बच्चों की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके दोस्तों का कहना था कि उन्होंने उसे एक बार बॉम्ब बनाते हुए भी देखा था और उसका गलत संगति में उठना बैठना भी था। वो डोंगरिया कौन चाची वाले थे, वो लोग तो है ही वरना। उसके दोस्त वो कह रहे थे कि बारूद के चूरे को पीसकर उससे वो कुछ बनाना चाह रहा है। आगे तुम लोग आओ बैठो। आई। देखो बहुत आसान सा काम, तुम्हें लेना है ये चारकोल और इसको इसमें डाल देना, फिर इसको एकदम बारीक से पीसना है। ठीक है, बारीक पीसना जरूरी है, भूलना मत। फिर इसमें तुम्हें डाल देना है सल्फर का तड़का। जब ये तड़का तुमने लगा दिया और इसको और अच्छे से मिला दिया तो इसमें तुम डाल दो स्वाद अनुसार पोटेशियम नाइट्रेट, थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल स्वाद अनुसार। जब इन तीनों को तुम अच्छे से मिला दोगे तो ये शरीर में एक ऐसी आग पैदा करेगा ये पूरी बिल्डिंग धुआं। अरे हम बस्तरिया ऐसे ही करते हैं। तू बीड़ी क्यों पी रहा है यहाँ पे? दिख नहीं रहा बारूद फैला हुआ है? अभी आग लग गई, हम सब फट गए तो? हाँ? अरे तू अंदर कैसे आ गया? विशाल, अरे सुन तो, कहाँ जा रहे विशाल? उसके दोस्तों को कैसे पता कि वो संगत गलत ही थी? और वो कैसे कह सकते हैं कि वो बॉम्ब भी बना रहा था? हो सकता है वो मड़िया पेज बना रहा हो।
अच्छे से। तू मुझे करना ये हमने यहाँ पे रागी को ऐसे पीस दिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ चावल। अब इसको 4-5 घंटे पानी में डुबा के रखेगा और पिएगा ना तो तेरे शरीर की सारी गर्मी उठ जाएगी। हम बस्तर ही यही करते हैं यार। ओए अभी हाथ क्यों मार रहा है? इसे थोड़ी खटास तो आने दे। ओए विशाल आए, हम तो बस बढ़िया। अरे घूर क्या रहा है विशाल? ओए भाग गया। अरे विशाल सुन तो, भाग क्यों गया? मैडम, उसके दोस्तों को ये तो पता होगा ना कि वो कैसा इंसान था, कि वो बॉम्ब बनाएगा या बढ़िया पे। हाँ भाई। हाँ, उसके दोस्त बड़े पुख्ता तरीके से कह रहे थे ये बात। ये बात कोर्ट में भी प्रूफ हो चुकी है कि डोंगरिया कौन जाति के संबंध रहे माओवादियों के साथ। अरे ये बात तो बाकी आदिवासी जनजातियों ने भी स्वीकार की है। अच्छा, पर अभी 2 मिनट पहले तो आप ही कह रही थी ना कि ये लोग खूंखार और गलत मंसूबों वाले हैं। इनकी चास्ती से सनी हुई बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे क्या लेना देना है? तो मैं तो आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि आपको इनकी बातों पर इतना भरोसा कैसे हो रहा है? मैडम ज्यादा ना होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। एसपी साहिबा बैठ यहाँ, बैठ। आई, क्या मुंह लगना है? उस लड़के के यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा था? वो आए दिन अखबारों में आता था ना, देखा ही होगा आपने। हाँ देखा है। अगर आपने देखा ही है तो इससे ये मानना तो मुश्किल नहीं ना कि उसकी संगत खराब थी। देखा और पढ़ा तो मैंने भी बहुत है, पर मेरा अपना मत भी है उस यूनिवर्सिटी को लेकर। अपने निजी मत से इस जूरी को चलाने की कोशिश ना कीजिए। आप- ये जूरी सबके मत से चलेगी। आप शांत हो जाइए। हाँ मैम, आपकी बारी है। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। जैसी आपकी मर्जी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोलूंगा। मैंने छत्तीसगढ़ और रेड बेल्ट के कई क्षेत्रों में काम करा है, बहुत बढ़िया। वो भी एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये लोग हमेशा से ही खूंखार और भयानक प्रवृत्ति के लोग थे, मगर हो सकता है इतने सालों में कोई बदलाव आ गया हो। बिल्कुल भी नहीं सर, आजकल भी कई घटनाएं देखने को मिली जाती हैं। सिर्फ घटनाएं दिखती हैं, उनके कारण नहीं। कारण देखने में किसी को दिलचस्पी है भी नहीं। बिल्कुल, कारण कोई भी रहा हो, ये लोग हमेशा से ही मरने और मारने पर उतारू रहे हैं। पर इससे उस लड़के की नीयत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लगाया तो नहीं जा सकता, मगर असलियत यही है। सर आपको कुछ और कहना है? जी नहीं। हाँ मिस्टर, शो टाइम हो गया। अच्छा हो गया खत्म, चलते चलिए चलिए। अरे आप स्टेटमेंट दे जाइए। ये स्टेटमेंट और कितनी बात करेंगे आप इसके ऊपर? देखिए इसके ऊपर ये इस केस पे बात करने के लिए तो दिन भर पड़ा है, और अब यूं ही अपना दिन भर बर्बाद करते रहेंगे। क्यों मैडम? यहाँ पे किसी के जीवन का सवाल है, अगर आपको पता ना हो तो। हाँ, मिस्टर जिंदल को इंसाफ मिलना जरूरी है। बैठ जाइए आप। ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरी स्टेटमेंट यही है कि इस लड़के के हाल चाल कुछ ठीक है ही नहीं। आप सबने देखा होगा, ये लड़का ना तो क्लास में रेगुलर था, और इसका एकेडमिक रिकॉर्ड वो कैसा था मैडम? बिल्कुल लाल। हाँ, इसको तो यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था डिग्री कंप्लीट होने से पहले, और इसके ऊपर कई सारी पेनल्टीज लगी थी नेताजी वर्ल्ड डिफेसमेंट के कारण। और क्या, बिल्कुल जाहिल और देश हित के विरुद्ध नारे लिखता हुआ पकड़ा गया था अपनी यूनिवर्सिटी की दीवारों पर। बताइए कितना होनहार था ना ये लड़का। बचपन से ही उस लड़के ने सामाजिक शोषण सहा है। यूनिवर्सिटी के शहरी लड़कों ने भी उसके साथ भेदभाव किया, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। इवन प्रोफेसर ने भी उसे कई बार क्लासेस से निकाला है। सर आप मुझे क्लास से क्यों निकाल रहे हैं? सर आप मेरी एक बात तो सुन लीजिए। सर मैंने कोई देशहित विरुद्ध नारे नहीं लिखे, मैंने कुछ दीवारों पे नहीं लिखा। सर वो लड़के झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे बारे में बातें बना रहे हैं। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। ऐसे लड़कों को तो क्लास में भी बैठने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। अभी हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, हमारे मुख्यमंत्री का ना जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। आए दिन दंगे फसाद, खून खराबा, और आता क्या इन लोगों को? और हद तो तब हो गई जब ये हमारे मुख्यमंत्री जी के गृह निवास में घुस गए। सुन, तू ना खिड़की से घुसता, खिड़की से।
जल्दी बात कर। तू ना उस चौकीदार को पकड़ कर रखना, उसको मारना ही पड़े तो मार देना। ये चाकू लेकर ना उस मुख्यमंत्री के घर में घुसूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस सागर, एक बात बता यार, हमें कुछ होगा तो नहीं ना सागर? पर उन्होंने तो सीआरपीएफ बुला ली थी। बिल्कुल, वो सीआरपीएफ ही थी जिनकी बदौलत वो जाहिल छलनी हो गई। अरे वो होता ही इसी लायक है साले जंगली। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए मान लेते हैं कि उस बच्चे ने बचपन से सामाजिक शोषण सहा है, पर अब हम इसके बारे में कर भी क्या सकते हैं। अब हम यहाँ ये तो डिस्कस करने नहीं आए ना कि वो ऐसा आतंकवादी कैसे बना। वो तो आप भी जानती है और मैं भी, ये जंगल में रहने वाले लोग कभी भी एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे लोग जिन्हें दूसरों की जान की कीमत ही ना पता हो, इन्हें समाज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कीमत उनके जान की भी होती है मैडम, जो आपकी ओपन फायरिंग में मारे जाते हैं। एक मिनट रुकिए। अरे आप बोलती भी हैं। जी हाँ, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। मैं भी एक बागी थी और इस समाज ने मुझे हर वो मौका दिया जिसकी वजह से मैं एक बागी बन सकी। तो इस हिसाब से तो मुझे आपकी सभ्य समाज का सही नहीं होना चाहिए सर। अरे देवी जी, हम आपकी बात नहीं कर रहे किसकी थे। बात कर रहे थे? हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग जरा शांत रहिए। हाँ, आपकी बारी। जी, मुझे इस केस की सुनवाई से जुड़ी कई बातें खटकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस काउंसिल ने तो अपना काम ठीक से किया ही नहीं। There were many questions which were not asked. हाँ, ये तो ठीक कह रही है। हालांकि इससे मेरी राय नहीं बदलती, मगर डिफेंस का वकील थोड़ा किया ही था। वाह 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 वाह। तो मतलब अब वकील के सर पर मटका फोड़ा जाएगा। फोड़िए फोड़िए। और ये खुद में एक पॉइंट है हमें सर। पॉइंट्स नहीं, फैक्ट्स चाहिए पर मैडम। कई सवालों का जवाब तो मिला ही नहीं। तो उन सवालों की बात कर लेते हैं जिनके जवाब मिल गए। ठीक है, जैसे कि वो एक्सप्लोजिव्स, इनको ये रागी का आटा मार बैठी थी। बताइए। ठीक है। उन एक्सप्लोजिव सैंपल्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को पेश करिए सर। अरे हम उन एक्सप्लोजिव्स को देख चुके हैं और वो फाइल्स को तो हम घंटे पढ़ चुके हैं। ये बस समय बर्बाद कर रही है। आप समझाइए ना इनको। उन मोहतरमा का हक है। अरे आप मुझे मत हाँ, ये मेरा हक है। चलिए फिर डायनामाइट से जुड़े सारे इवेंट्स को एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। सर फाइल आ गई क्या? आ रही है, मैंने बोल दिया। ठीक है। तो मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट की गवाही के अनुसार उसने चिंगारी की आवाज सुनी और वो गाड़ी से कूद गया अपनी जान बचाने के लिए। उसने देखा भी था चिंगारी की तरफ। हाँ, देखा भी था। और जब धमाका हुआ तब गाड़ी के सबसे करीब वो लड़का ही था और फिर उसके घर से वो एक्सप्लोसिव्स भी बरामद हुए थे। और इसी लापरवाही के कारण माइनिंग सुपरवाइजर को भी निकाल दिया गया था उनकी नौकरी से। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बिल्कुल ठीक। कहिए कहिए। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में भी दोनों सैंपल्स के बीच 100% सिमिलैरिटी होने का दावा है। तो फिर ये इतना खतरनाक एक्सप्लोसिव उस लड़के के पास कहाँ से आया? कह रहा था कि जानवरों को भगाने के लिए लाया था। अब उस लड़के की गवाही भी सुन लेते हैं। तो वो लड़का कहता है कि वो मिस्टर जिंदल के पास अपने कर्जे के बारे में बात करने के लिए गया था। खैर, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये कहानी बनाई है उसने। वो वाकई में उस गाड़ी के करीब इसलिए गया था ताकि वो वहां जाकर फ्यूज सेट कर पाए और उस फ्यूज को सेट करके वो धमाका कर पाए। बल्कि उसे ठीक तरीके से ये तक पता था कि उस गाड़ी का फ्यूल टैंक किस तरफ है और धमाका होने में कितना समय लगेगा। कोई देख तो नहीं रहा? लग जा। ये साला जिंदा जब फटेगा ना तब इसके जैसे लोगों को समझ आएगा कि हमारी जमीन पे हाथ लगाओ तो होता क्या है। अलविदा जिंदल। एक्सप्लोसिव्स और डायनामाइट्स का जिक्र तो हर गवाही में मिलता है, फिर भले ही वो मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट का हो या उस लड़के के कॉलेज के दोस्तों का।
फिर उसके घर से जो डायनामाइट बरामद हुए उनके केमिकल कॉम्पोजिशन भी एग्जैक्टली सेम थे। तो क्या आप ये कहने की कोशिश करी कोई उसके घर गया, वो डायनामाइट चुराए और फिर ये धमाका किया? नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि हो सकता है सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन वाला एक्सप्लोजिव किसी और आतंकवादी के पास भी हो। इस रिपोर्ट को देखिए और इस स्टडी को भी देखिए। डायनामाइट जब भी बनता है उसके हर बैच के अंदर थोड़ा ही सही पर डिफरेंस होता है। 98% तक तो सिमिलैरिटी होती है भाई साहब, पर यहाँ 100% सिमिलैरिटी है। अब आप हमें एक बहुत बड़ा इत्तेफाक मानने को कह रही हैं। मैं किसी को कोई इत्तेफाक मानने को नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग इट इज पॉसिबल। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पॉसिबल है, असंभव। ये कहाँ से लाई है? अरे पागल हो क्या? ये क्या बकवास है? तुम समझती क्या हो खुद को? कर क्या क्या तमाशा लिया लगा रखा है तुमने कोई? अरे एक मिनट, एक बारी ये रिपोर्ट्स देख लीजिए। जो सैंपल ये मैडम लेकर आई हैं और जो सैंपल्स हमारे पास है, उनका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। अरे ऐसा अरे कैसे फर्जी possible रिपोर्ट है? है। अरे शांति शांति। समॉन, ये कहाँ से मिला आपको? ये वही एक्सप्लोजिव है जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज माइन करने के लिए यूज करती है। किसी भी माइन वर्कर या सुपरवाइजर के हाथ ये आसानी से लग सकती है। मुझे भी यकीन ही नहीं है। तुम मेरी बात सुनो चुपचाप। हाँ हाँ, फेंकिए, एक और जुमला फेंकिए। तुमने होशियारी तो बहुत दिखा दी। मैं जानता हूँ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आती है। एजेंट हो तुम, एजेंट। फंडिंग की बात आप नहीं करें तो अच्छा है मंत्री जी। वो लड़का दोषी है और तुम भी इस बात से वाकिफ हो। क्या पता उसने झूठ ना बोला हो। बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज ऐसे बड़े बड़े बैचेस ऑर्डर करती हैं। मिस्टर जिंदल की कंपनी भी ऐसा ही करती थी। और रही बात उस कर्जे की जो उसने मिस्टर जिंदल से लिया था, तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल क्रेडिट का कोई डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है। आप बताइए, आपने तो करी होगी ना ऐसे इश्यूज के बारे में रिपोर्टिंग कि कैसे ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन फर्जी कर्जों के पीछे टाइगर्स को परेशान करते हैं। नहीं तो तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम पत्रकार लोगों की तो आदत होती है ना दूसरे काम में नाक अड़ाने की। सर, माना मैं एक फाइनेंशियल रिपोर्टर हूँ, पर मेरी वर्क प्रोफाइल में आता है हाउ एमएनसीज ऑपरेट, शेयर मार्केट कैसे ऊपर नीचे होता है। ये छोटी मोटी चीजें ना शोभा नहीं देती मुझे। ये तो वो दलाल स्ट्रीट वाला है ना? हाँ सर। इसे कैसे पता होगा ये सब? चलो मान लिया कि उसने कर्जा नहीं लिया, उसने कर्जा नहीं लिया और वो झूठ बोल रहा है। आप बताइए, क्या वो सच में झूठ बोल रहे हैं? ये कैसा बेतुका सवाल है? झूठ ही तो बोल रहे हो। और आपको क्या लगता है? तुम जानती हो कि मैं क्या कहूँगा। हाँ, वो लड़का ही झूठा है। और आप क्या कहेंगी इस पर? अरे अरे एक मिनट, आप क्या ऐसे सवालों का जवाब दे रहे हैं? एक बात बताओ, जब हम यहाँ 11 लोगों को लगता है कि वो लड़का ही झूठा है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो लड़का झूठा नहीं है? तुम क्या उस लड़के की वकील हो? नहीं ना। और एक बात जरूर जान लो, अगर तुम ये जूरी भंग करने की फिराक में हो, तो अगर कोई दूसरी जूरी बैठेगी तो वो उस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर मानेगी। मैडम, आप काफी हद तक सच कह रहे हैं। तो बताओ फिर क्या करोगी तुम? यहाँ कोई भी रात भर नहीं बैठने वाला तुम्हारे जिद्दी बने के चलते। रात किसी के जीवन से बड़ी नहीं है, ये बात सर आप जान लीजिए। मेरे मन में एक सवाल है। पर आपने अभी तक कोई ऐसी दलील पेश की ही नहीं है कि हम आपका सवाल समझ पाए। उसके दोस्तों ने साफ साफ बयान दे रखे कि वो कॉलेज में अलगाववादी विचारों का समर्थन करता था, और फिर उन्हीं कॉलेज की दीवारों पे ये लड़का देश विरोध नारे लिखते हुए भी पकड़ा गया था। और वो डोंगरिया कौन? उसके भी तो उनसे घनिष्ठ संबंध थे, बताइए। और उसके घर से वो बारूद बरामद हुआ है, इस पे क्या कहेंगी आप? और अगर लोकल की गवाही माने तो वो लड़का घटना से 2 दिन पहले तक गांव वालों को मिस्टर जिंदल के खिलाफ भड़का रहा था। कह रहा था ये मिस्टर जिंदल तो हमारी जमीनें हड़पने के लिए आए हैं। ये मिस्टर जिंदल जैसे लोग सिर्फ हमारी जमीनें हड़पने के लिए यहाँ आते हैं। वो हमारी जमीनों से धातु निकाल कर बेचना चाहते हैं, और हमें क्या मिलता है? सिर्फ मुआवजा। ये जमीन
हमारे बाप दादाओं की है। वो यहाँ जिए और मर गए, हम भी यहीं जिएंगे और मर जाएंगे। इस जमीन से कोई जाएगा तो मिस्टर जिंदल और उसके लोग, वो लोग अब या तो शांति से जाएंगे या क्रांति से। उसका व्यवहार वैसे ही काफी हिंसा वाला था। खैर, इससे कुछ साबित तो नहीं होता है। पर फिर भी आई हैव अ सजेशन, क्यों ना आप सब 11 लोग एक और बार वोट दें सीक्रेट। इस बार मैं वोट नहीं दूँ। अगर तब भी 11 गिल्टी के वोट्स होते हैं तो हमें डिसीजन अभी ले लें। देखिए भाई साहब, अगर इस सब से ये खत्म होता है तो मेरा ठीक है, आप लोग अपनी चिट्स ले जाइए यहाँ से और वोट लिख के डाल दीजिए जरा। नहीं। सबको चिट्स मिल गई है? डबल फोल्ड कर। सबके वोट हो गए? छह हो गए। चलते। अरे आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। अभी नेताजी ने कहा ना, अब हो गया है एक्टिविटी। गिल्टी नॉट गिल्टी। अब तो बहुत खुश होंगी ना आप, मिल गई होगी शांति। कौन कहता है ये? किसके सर पे ये पागलपन करने का बुखार सवार है? ये कोई तरीका है किसी की जिंदगी के बारे में बात करने का? तुम लोग ना मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते हो। मैं जानता हूँ ये किसने किया है। जरूर इसने किया होगा। ये भी तो पहले भागी थी, ये ढोंग कर रही थी सालों से, क्या बदल गई है? अंदर से बीवी भाई खून की प्यासी आई है। बताओ तुमने क्यों किया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं ही हूँ जिसने अपना वोट बदला है? तो जाहिर सी बात है ना, बताओ जल्दी। उनके पास तुम्हें बताने को कुछ नहीं है, क्योंकि वोट मैंने बदला। क्या अब भी आप जानना चाहेंगे कि मैंने वोट क्यों बदला? तुम ना मेरी बात कान खोल कर सुनो जज। तुम ना बुढ़े हो गए हो और तुम्हारी अक्ल जो है ना वो भैंस चराने जा चुकी है। सर, जज साहब को जो कहना है उन्हें कहने दीजिए ना प्लीज। इन मोहतरमा ने हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। काफी हिम्मत चाहिए अपने विचारों के साथ अड़िग रहने के लिए। उन्होंने समर्थन की गुहार लगाई और मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं उनकी बात सुनना चाहूँगा। द वोट इज 10-2। ऐसा कागज सर अरे दीजिए ना। आइए प्रोफेसर साहब, जीरो काटा के यहाँ पर समय बर्बाद हो रहा है। जीरो आपका काटा मेरा। आइए बताइए। सर प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। क्या हम यहाँ मोटिव पर बात नहीं कर रहे थे? हाँ, तो ठीक है, मोटिव सिर्फ उस लड़के का हो ऐसा श्योर नहीं है। सुना है मिस्टर जिंदल के मौत के 2 दिन बाद ही उस असिस्टेंट की जॉब एसएल स्टील में लग गई। विद अ बेटर पोजीशन एंड अ बेटर सैलरी। तो इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना? सर, आपकी नौकरी गई थी ना, तो आपने नौकरी की तलाश की कि नहीं? पर इतनी जल्दी जॉब लगना स्वाभाविक नहीं दिखता है। सोचने वाली बात तो है। उसके पास एसएससी से आया हुआ ऑफर लेटर था और ये एक बेहतर ऑफर भी था, तो भी इसको अब जाकर एक्सेप्ट किया गया है। क्या पता ऑफर के साथ कोई शर्त भी हो।
कैसी शर्त भला कोई किसी को क्यों मरवाना चाहेगा? आप खुद भी तो एक बिजनेसमैन है ना। आप बताइए कि कैसे ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक दूसरे को सैबोटाज करने में लगे रहते हैं। और इस हादसे के बाद से मिस्टर जिंदल की कंपनी के शेयर गिरना तो लाजमी है। और हाँ, वो बिहार की 1020 एकड़ की जमीन जो मिस्टर जिंदल की कंपनी को 1 रुपए एकड़ में मिलने वाली थी, वो अब उनकी राइवल कंपनी केएसए स्टील को मिल जाएगी। ये बात एक मोटिव की तरफ इशारा तो जरूर करती है। अच्छा, तो मतलब सरकार किसी कंपनी के साथ डील कर रही है और उसका मालिक ही फट कर मर जाए तो सरकार अपनी डील ट्रांसफर भी ना करे? शायद आप इनकी बात समझ नहीं पाए नेताजी। हो सकता है कि एसएस स्टील ने ही ये सब किया हो सकता है कि असिस्टेंट को एसएस स्टील से ऑफर लेटर के साथ साथ एक शर्त भी आ रही हो। जब मिस्टर जिंदल की कंपनी के एम्प्लॉयज से बात की गई तो उन एम्प्लॉयज का बयान भी उसके विरुद्ध में था। तुम दोनों ये फिल्मी बातें करके ना हमको भटकाओ मत। और एक बात बताओ, गाड़ी के पास तो उस लड़के को देखा गया था ना अगली बार? और देखा किसने था उसको? उस असिस्टेंट नहीं। हमें हर पहलू को साथ लेकर चलना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? वो कंपनी वाले लोग झूठ बोल रहे हैं मुझे लगता है। कोई पॉइंट तो मिसिंग है। एक काम करो, अपनी इन घटिया बातों को ना कहीं लिख लो ताकि एक और घटिया किताब इस दुनिया में आ सके। और जज साहब, जरा इस बात पर प्रकाश डालिए कि कैसे वो कंपनी वाले लोग सच ही कह रहे हैं। बात यह है कि मैंने उन्हें काफी पास सौंपा और मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। और कंपनी के एम्प्लॉयज तो उस असिस्टेंट के साथ काम करते थे, तो उससे बेहतर उनके बारे में कौन ही बता पाएगा। वाह वाह, क्या कहानी सुनाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि कहानियों के अंदर ही आपस में काम करने वाले लोग बिना किसी पक्षपात के सब कुछ साफ साफ उगल देते हैं। और तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि उस आदिवासी के दोस्तों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो बोलो जी क्या कहा गया? लगता है आपने सर्वे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एम्प्लॉयज पे की होगी। आप इसे यूनिवर्सल फैक्ट नहीं बता सकते हैं और मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। तुम इस बारे में जानते क्या हो ये बताओ। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे तो मेरे भी तो एक्सपीरियंस कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने भी आपके जैसे काफी लोग देखे हैं। बात तो तजुर्बे की हो रही है ना। वो बस एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की हैसियत से अपना तर्क रख रहे थे। वो बस इतना कह रहे थे कि आमतौर पर एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ काम करने वाले लोगों के बारे में अच्छे से जानते हैं। उनकी और आप लोग की बात में फर्क है, ठीक है? अच्छा, तो मतलब कॉलेज में उस आदिवासी लड़के के दोस्त उसके बारे में कुछ नहीं जानते, पर ये ऑफिस में उस असिस्टेंट के कलीग सब कुछ जानते उसके बारे में। तुम ना दोगली हो दोगली, और ये जज तो बहुत बड़ा दोगला है। आप सब जरा सभ्यता के साथ पेश आइए, हमें इस केस पर काम करना है। नहीं शुक्रिया। किसी को चाहिए? मुझे देना। थैंक्स। एक और चीज है जिसकी तरफ मैं आप लोग का ध्यान लाना चाहूंगी, कॉन्फ्लिक्ट। मिस्टर जिंदल का जमीनी विवाद था उन गाँव वालों के साथ। ये बात प्रूव नहीं करती कि उसी लड़के ने किया हो। क्या पता इसमें दूसरे गांव वालों का भी हाथ हो। और आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या वो लड़का सच में ऐसा कर सकता है? वो एक पढ़ा लिखा लड़का है जो नक्सलवाद और उन जैसे विचारों से कहीं दूर जा चुका होगा। वो लड़का काफी चालाक है। मैं अपना वोट बदलकर नॉट गिल्टी करना चाहूंगा। आपका फैसला निश्चित है? जी हाँ। कुत्ते की जुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। इतने साल जेल में रहकर भी अक्ल नहीं आई है तुम्हें। Now the votes are 9-3. तुमने अपना मन क्यों बदला? क्योंकि मुझे कई बातों पर शक है। क्या? किस बात पर शक है तुमको? हो सकता है कि वो एम्प्लॉय झूठ कह रहे हैं। पर ये भी तो हो सकता है कि वो एम्प्लॉय झूठ ना कह रहे हो सकता है कि उन लोगों की दुश्मनी हो और इसलिए ही वो सच कह रहे हो। वाह, आपके इस शक का कोई ठिकाना भी है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है आप इस 2 कौड़ी की राइटर की बातों में आ गई हैं। उसका तो काम है ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां लिखना। और मैडम, उस लड़की को तो वकील दिया गया था ना,
उसने क्यों नहीं कहा ये सब कुछ? क्योंकि एक वकील सारी बातें नहीं सोच सकता ऑफिसर साहब। ए मैडम, चाहती क्या हो? क्या अब हम ये भी मान ले कि इस सब में उस मासूम असिस्टेंट का हाथ है? यही उसकी गवाही है। अच्छा, तो फिर उन रिकॉर्ड्स का क्या? जिससे साफ पता चलता है कि इस सब में उस क्या नाम था, असिस्टेंट को सबसे ज्यादा और जल्दी प्रमोशन मिला है। तो ऐसे में ये लाजमी नहीं कि वो एम्प्लॉइज से जलते हो। एम्प्लॉयज के बयान के मुताबिक असिस्टेंट ने प्यून के साथ बदसलूकी की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एसएसटी से आया हुआ ऑफर लेटर पढ़ लिया। वो एम्प्लॉयज बस कहानियां बना रहे हैं। ठीक है, तो एक बार उस क्राइम सीन को देखते हैं। मिस्टर जिंदल अपनी गाड़ी में बैठे थे उस असिस्टेंट के साथ जब वो लड़का उधर उनसे बात करने गया। कुछ ही देर में चिंगारी की आवाज आई और फिर एक्सप्लोजन हुआ जिसमें मिस्टर जिंदल की जान चली गई। Am I right? बिल्कुल यही हुआ था। स्पार्क की आवाज असिस्टेंट ने सुनी थी। करेक्ट। असिस्टेंट भी उसी गाड़ी में था जिसमें मिस्टर जिंदल थे। असिस्टेंट आगे बैठा था और मिस्टर जिंदल पीछे। असिस्टेंट के अनुसार उसे चिंगारी की आवाज आई। इनफैक्ट उसे चिंगारी दिखाई भी दी, लेकिन उसी गाड़ी में बैठे मिस्टर जिंदल को इसकी भनक तक नहीं लगी। चिंगारी की आवाज आने के बाद असिस्टेंट ने बिना किसी चेतावनी दिए उस गाड़ी में से कूद जाने का प्लान बना लिया विद परफेक्ट टाइमिंग। क्या आप सबको सच में लगता है ऐसा हो सकता है? ये आप भी जानती हैं कि ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल, इसमें कोई ना मानने वाली बात तो नजर नहीं आ रही। ऐसे में कोई भी अपनी जान बचाएगा और आग जली के बाद किसका दिमाग चलता है? पर नेताजी, एक बात तो अपने मालिक का ख्याल आना चाहिए था। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे उसके पास सोचने के लिए बहुत सारा वक्त था। एक बात बताओ जर्नलिस्ट, तुम भी तो बिना सोचे समझे आर्टिकल्स लिखते हो ना, फिर उठते हैं तुम पर सवाल। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्या करने लग गई अभी? मैं ये चीज ट्राई करके देखना चाहती हूँ। देखते हैं चिंगारी की आवाज आने के बाद कितनी देर लगती है उस गाड़ी में से बिना किसी खरोच के निकल जाने में। ये सब रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, बस समय बर्बाद कर रही है। उन्हें अपनी बात रखने दीजिए आप। लगाओ सर्कस। दिखाइए दिखाइए। ये भी कर ली। तो ये है फ्रंट सीट्स और ये है बैक सीट्स। आप लोगों के मुताबिक मुझे ने कितनी दूरी पर लगाना चाहिए और उस असिस्टेंट के पास कितना समय रहा होगा बिना किसी खरोच के गाड़ी से निकल जाने? मेरे हिसाब से कितना ठीक रहेगा। और यहाँ से उसे लगभग 3 सेकंड तो लगे होंगे निकलने में। लगभग। ये तो आपने काफी दूर कर दिया। अगर मैंने थोड़ा पास ले आऊं, यानी कि फ्रंट और बैक सीट्स की एक्चुअल दूरी से पास, तो थोड़ा कम डिस्टेंस रहा होगा मिस्टर जिंदल और उनके असिस्टेंट के बीच में। बिल्कुल। आप लोगों के द्वारा आपकी बताई गई दूरी में असिस्टेंट को चिंगारी की आवाज आई, पर उसी गाड़ी में बैठे मिस्टर जिंदल को इसकी भनक तक नहीं लगी, है ना? हाँ, अगर हमारे अरेंजमेंट को देखा जाए तो ये सब ना बकवास और फालतू बातें हैं और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आखिर ये तुम करना क्यों चाह रही हो। हम इन्हें रोक नहीं सकते। Do you mind if I try? तो आप लोग के हिसाब से उस असिस्टेंट को 3 सेकंड लगे होंगे बिना किसी खड़ोच की गाड़ी से निकल जाने में। तो किसी के पास गाड़ी है? मेरे पास है। ठीक है, जब आपकी इच्छा हो अपने पाँव पटक देना, हम वैसे चालू करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा हम जानते हैं असिस्टेंट आगे बैठा था और मिस्टर जिंदल पीछे। ओके, आई एम रेडी। अरे ये हिल क्यों नहीं रही है? निकलिए। कैसे थोड़ा मरोड़ा जा रहा है केस को, देख रहे हो? जल्दी करिए। स्टॉप। 10 सेकंड। ऐसे करेगी तो 10 सेकंड ही लगेंगे। देखिए, ये असल इंसिडेंट से बहुत धीरे था। अगर आप लोग को लगता है मुझे अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए तो मैं ऐसा कर लूंगी। स्पीड बढ़ाओ अपनी। स्टॉप। 3 सेकंड एग्जैक्टली। देखा? वो असिस्टेंट बिल्कुल सच सच कह रहा था। हो गई बोलती वन। मैं
मैंने पहले इसलिए टाइम लिया क्योंकि मैं ये मान के चल रही थी कि असिस्टेंट को टाइम लगा होगा चिंगारी की आवाज़ रियलाइज करने में और रिएक्ट करने में। इस बार मैंने इसलिए फास्ट किया क्योंकि मैंने ये माना कि असिस्टेंट को पहले से ही पता था कि वो चिंगारी की आवाज़ आएगी और उसने अपने वहाँ से भाग निकलने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। अब क्योंकि आखिरी बार सबने उस लड़के को मिस्टर जिंदल से बात करते हुए देखा था, सबने मान लिया कि ये उसी ने किया होगा। ये काफी दिलचस्प बात है क्योंकि उस असिस्टेंट ने तो कसम खाई थी ना कि सिर्फ 3 सेकंड ही लगे थे। मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, पर अच्छा, तो आप भी अपनी मान्यताओं के आधार पर ऐसी बातें करेंगे? हमने बहुत सी बातें कही, सुनी, पर ये कुछ बहुत अलग है। कैसी बात? बताता हूँ। तुम जैसे लोग ना, ये इन जैसे लोगों के लिए अंदर उमंग की आग लेकर आते हैं, जस्टिस विल प्रिवेल, और फिर ऐसी घटिया और घिनौनी बातें सुनाकर हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। ये सब बातें सुनकर ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का मन पिघल जाता है, बड़े मुलायम मन के होते हैं ना, पर मैं इनमें से नहीं हूं। मैं जानता हूं ये लड़का दोषी है और तुम भी इस बात से वाकिफ हो। और आप सब बताइए, देश का नागरिक होने के नाते क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम एक आतंकवादी को सलाखों के पीछे रखें? हम ये सब करके उसके रिहा होने की राह आसान नहीं कर रहे क्या? बताइए। मुझे ना आपके लिए बुरा लगा। ये नाटक कहीं और जगह करो। ऐसा लगता होगा बात को बीच में ही खत्म कर देने में। चुप हो जाओ। आप निर्दयी हैं। मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम सिर्फ मुझे चुप करा सकते हो। भाई बैठ जा। आप और आपकी पार्टी इस लड़की को सिर्फ इसलिए मरते देखना चाहते हैं क्योंकि आप इससे एक मिसाल खड़ी करना चाहते हैं, ना कि किसी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। बस अब एक और शब्द बोलो ना। क्या कर लेंगे आप? बताइए। तेरी टांग भी तोड़ दूंगा मैं। अब कौन है खूनी में रखेगा? भाई साहब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, जाओ। क्या देख रहे हैं? फिर आप दोनों बच्चों जैसा बर्ताव करने लग गए। देखिए, यहाँ का डेकोरम बनाए रखिए। हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हम ये फैसला ले सके कि लड़का निर्दोष है या नहीं। वो लड़का जिसे हम पर्सनली जानते तक नहीं। और सर, ये फैसला जिसका हमारे निजी जीवन में रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। यही खासियत होती है ना डेमोक्रेसी की, कि हर इंसान को अपना मत बोलने का हक होता है। उम्मीद है कि ये दोनों इंसानों की तरह पेश आएंगे। वो सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द केस? हम अब भी वहीं अटके हुए हैं। किसी के पास है कोई आइडिया? शायद एक और राउंड ऑफ वोटिंग सही रहेगा। आप बताइए। मुझे भी लगता है कि हमें एक बार वोट कर लेना चाहिए। ठीक है, पर मुझे इस बार कोई सीक्रेट बैलेट नहीं चाहिए। जो होगा सब कुछ सबके सामने होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन क्या चाहता है। अगर आप सब लोग इससे मंजूरी रखते हैं तो हम ये कर सकते हैं। तो इस बार मैं आप लोगों के जूरर नंबर बोलूंगा और आप लोग अपना वोट बोलकर बताइएगा। मेरा वोट गिल्टी रहेगा। जूरर नंबर 2। नॉट गिल्टी। 3, गिल्टी। 4, गिल्टी। 5, नॉट गिल्टी। 6, नॉट गिल्टी। 7, गिल्टी। 8, नॉट गिल्टी। 9, नॉट गिल्टी। 10, गिल्टी। 11, नॉट गिल्टी। 12, गिल्टी। ये तो 6 to 6 हो गया। मैं ना आप सबको एक बात समझा देती हूँ।
असली जुर्म इस कमरे में हो रहा है। तुमने अपना मन क्यों बदला? और तुमने और आपने, आप तो सब जानते हैं ना, आज यहाँ 6 लोगों को लगता है कि आज की रात एक खूनी को खुला छोड़ दिया जाएगा, तो फिर ये सब क्यों? मुझे लगता है असिस्टेंट ने गाड़ी से कूदने का फैसला कुछ ज्यादा ही जल्दी ले लिया। इतना जल्दी गाड़ी से कूदने का फैसला मुझे मुश्किल दिखाई देता है। और फिर असिस्टेंट ने तो कहा था ना कि उसने स्पार्क की आवाज़ सुनी और फिर वो गाड़ी से कूद गया। पर मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि स्पार्क की आवाज़ इतनी तेज नहीं होती है कि गाड़ी में बैठे इंसान को आ जाए। और फिर अगर असिस्टेंट को आ सकती थी तो मिस्टर जिंदल को भी। भाई साहब, हम एक काम करते हैं ना, हम अपना ये अधपका फैसला जज के पास ले चलते हैं और उससे कहेंगे इतनी और 12 होनहार लोगों को ढूंढ ले इस केस के लिए प्लीज। 6 गिल्टी और 6 नॉट गिल्टी। मुझे नहीं लगता कि हम किसी फैसले पर आ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फैसला एक मत किया जाएगा और मैं तो इसको आज समझाकर ही मानूंगा। पहले मैं अकेली थी, पर अब मेरे साथ 5 लोग और जुड़ गए। वाकई शक की बात तो है इस केस में मंत्री जी। तुम मुझे अपने शक के जाल में फंसा ही नहीं सकती, क्योंकि कोई शक वाली बात है ही नहीं। मेरी बात मानिए, हमें ये जूरी भंग कर देनी चाहिए। इसमें कोई नहीं, हम ये जूरी भंग नहीं करेंगे। और हमारी हालत तो देखिए, 6 इस तरफ और 6 उस तरफ। मैडम आप तो समझदार हैं, ले चलते हैं इसे जज के पास प्लीज। अगर कोई रीजनेबल डाउट है भी तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा। आई थिंक हमें इस पर भी वोट कर लेना चाहिए। क्या मतलब वोट कर लेना चाहिए? वोट करवा लो इनसे। अब मुझे भी जानना है आप किस चीज पर वोट कर रहे हैं। इस चीज पर कि ये जूरी भंग होगी या नहीं। तो अगर हम हाँ बोलेंगे तो ये जूरी भंग होगी और ना बोले तो नहीं। जी, हम तो ये भी फैसला नहीं ले पा रहे थे कि फैन ऑन रखे ऑफ करें। हम इस वोट को मेजॉरिटी वोट रख सकते हैं। अगर 7 या उससे ज्यादा लोगों ने हाँ में वोट किया तो ये जूरी भंग कर देंगे। एक सेकंड। अगर 7 या उससे ज्यादा लोगों ने हाँ कहा तो हम जज के पास चले जाएंगे ये जूरी भंग करवाने। जी सर, अगर 7 या उससे ज्यादा लोगों ने हाँ कहा तो ये जूरी भंग हो जाएगी, वरना डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। ये ठीक नहीं लगता। अरे यही सही तरीका है ना, बैठिए। और कोई ऑप्शन भी कहाँ है सर? और तो अपने वोट बोलकर बताइए। हाँ, मैं आप लोगों के जूरर नंबर दोहराऊंगा, आप अपने वोट बोलिएगा। मेरा वोट हाँ रहेगा, हमें ये जूरी भंग कर देनी चाहिए। जूरर नंबर 2, 3, हाँ 4, हाँ 5, नहीं 6, नहीं। 7, हाँ 8, नहीं 9, नहीं 10, हाँ 11, नहीं 12। हाँ। क्या चल रहा है? हम तो ये डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं जूरी भंग करें या नहीं। 6 हाँ और 6 नहीं। मैंने वोट दिया तो था, पर मेजॉरिटी वोट के लिए हामी नहीं भरी थी और मैं इसके लिए अभी भी राजी नहीं हूँ। तो मैं अपना वोट आज से बदलकर नहीं करना चाहूंगा, पर मुझे ये लड़का अभी भी गिल्टी लगता है। मेरी ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि इन लोगों ने अपना मन क्यों बदला। मतलब ये जूरी भंग नहीं होगी। बहुत बढ़िया, चर्चा जारी रखो। तुमने अपना मन क्यों बदला? ये मैडम अपनी बात बिल्कुल ठीक तरीके से रखी है। दूसरी तरफ ये जो बस गुस्सा करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। खैर, वो तो इसका पेशा है। और क्या तुम इस आदमी के गाली देने की वजह से खूनी को खुला छोड़ दोगी? हाँ, देखिए, मुझे कई बातों पर शक है। मुझे तो कोई शक नहीं है मैडम। अगर अपनी जान बचाने के लिए कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचे तो इसमें गलत क्या है?
आप तो खुद पहले एक बागी थी ना। आप लोगों में तो होता होगा खुद को मारकर अपने साथी को बचाने का जज्बा, पर ये जज्बा सब में नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। और हो सकता है ना कि उस असिस्टेंट ने वो स्पार्क की आवाज सुनी हो और उस समय मिस्टर जिंदल का ध्यान कहीं और हो। तुम सब ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल सब कुछ सही सही जानते हैं। कहते रहिए। मेरा भी एक डाउट है, वो लड़का वहां से बिना खरोच के कैसे निकला? बिल्कुल, वो लड़का बिल्कुल साफ सुथरा पूरे धमाके से बाहर आ गया था। वो इतनी जल्दी वहां से भागा कैसे? दिस इज द पॉइंट। मुझे इसका भी टाइम कैलकुलेट करना है। मैं जानना चाहूंगी किस चीज का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के हिसाब से उस लड़के को उस पार की आवाज नहीं लड़का भूल गए। अगर उस असिस्टेंट को उस पार की आवाज नहीं आ सकती तो उस लड़के को भी नहीं आ सकती। और वो लड़का तो पूरा साफ सुथरा उस धमाके से बाहर आ गया था। अगर स्पार्क के सिर्फ 1-2 सेकंड बाद ही धमाका हो गया था तो वो इतनी जल्दी वहां से भागा कैसे? पहले बहुत अच्छा हमने सवाल, बहुत अच्छा सवाल। गाड़ी के अंदर का माहौल रिक्रिएट किया था, इस बार बाहर का करके देख लेते हैं। चलिए फिर उस लड़के की स्पीड को नापते हैं। ठीक है, तो फिर आओ तुम इधर। नहीं आवाज आओ। इस बार मैं करूँ। अरे आप चिंगारी की आवाज निकालिए। ठीक है, आवाज अचानक आ रही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाइए और आवाज निकालिए। तुम इधर आओ, यहीं पे गाड़ी है, यहीं से भागोगी। आओ। भाई साहब आप टाइम गिनिएगा। तुमने कितना बात? Stop! अगर कोई कार ब्लास्ट हो तो उसका रेडियस इतना तो हो गई। हाँ, लगता तो है। एक मिनट। गाड़ी का कोई परखच्चा भी तो अगर लग सकता है इस लड़के को। और वो गाड़ी का एक बड़ा पुर्जा वहां से दूर भी मिला था। बिल्कुल, धमाके के बाद गाड़ी के अलग अलग पुर्जे छोटे या बड़े उस लड़के को लग सकते थे और उस पर तो एक खरोच तक नहीं आई। अरे जरूरी थोड़ी ना कि कोई पुर्जा उसे आकर लगे। अरे तो बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा ना कि उसको धमाके का पता ही नहीं है, फिर भी बिल्कुल साफ सुथरा बिना किसी खरोच के वहां से निकल गया। ये तो है। और एक और बात है जो मैं सबके सामने लाना चाहूंगा कि अगर उस असिस्टेंट को वो स्पार्क की आवाज आ सकती है पर उस लड़के को तो बिल्कुल ही नहीं। वो कंपैरेटिवली ज्यादा दूर था उस स्पार्क से। जल्दी कीजिए। मुझे मरने से याद आया कि अगर वो लड़का गांव वालों को मिस्टर जिंदल के खिलाफ भड़का रहा था और घटना के दौरान भी वो वहीं था, तो ऐसे किसी शख्स का वहां होना कोई नेक इरादे से नहीं हो सकता। और फिर मिस्टर जिंदल की कंपनी की डील जो सरकार के साथ हो रही थी, उस डील से रिलेटेड मीटिंग में आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। इसी के खिलाफ वो लोग बहुत समय से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे केसेस भी सामने आ गए थे। केसेस जैसे कि डकैती, इवन एक मर्डर का केस भी सामने आ गया था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो एरिया एक सेंसिटिव जोन बन चुका है। तो मतलब जब इस प्रोटेस्ट का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला तो इससे गुस्सा होकर के उस लड़के ने बिल्कुल, ये माना जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा मोटिव है और इस मोटिव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं उस लड़के के पास मोटिव था और असिस्टेंट टाइम की बात को लेकर झूठ बोल रहा है, पर फिर भी इस जूरी में बैठे हर मेंबर की तरह वो ये भी जानता था क्या सवाल जिंदगी और मौत का है। तो हो सकता है ना कि वो असिस्टेंट सच ही बोल रहा हो। Except for the fact कि उसने गीता की कसम खाई थी कि उसे सिर्फ 3 सेकंड लगे थे। यहाँ पर बैठे हम सबको लगता है कि उस असिस्टेंट को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स तो लगे ही हो। तो अब आप सब लोग ये कह रहे हैं कि वो असिस्टेंट खुद के बाहर निकलने के टाइम को शॉर्ट तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन उस लड़के की मिस्टर जिंदल से कब बात हुई थी ये चीज वो दावे से कह सकता है। वाह वाह वाह, क्या लॉजिक। That may be true,
गिल्टी। अरे शाबाश। शाबाश बेटा, शाबाश। बैठो बैठो। टंडन साहब, बताइए बताइए, आप भी बताइए। मैं अपने मत को लेकर अभी पक्का नहीं हूँ। शुरुआत में तो मुझे वो लड़का गिल्टी ही लगा था, पर फिर मेरा मत बदल गया। अब मैं शायद वापस गिल्टी की तरफ। आप एक सच्चे देशभक्त हैं। आइए एनलिस्ट साहब, जरा आप भी प्रकाश डालिए अपने विचारों पर। पता नहीं, आई एम इन डाउट, रियल डाउट। खैर, अब चीजें सही सही बैठ रही। It seems to be 8 guilty to 4 not guilty. मेरे मन में एक और सवाल है गाड़ी से बाहर निकलने को लेकर। देखिए, आप क्या सोच रही है वो मैं नहीं जानता, पर मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं जरूर जानता हूँ। क्या? कि पहली बात कि असिस्टेंट को ही बस चिंगारी की आवाज आई, इस बात से तो हम सब सहमत हैं। और दूसरी बात, अगर आवाज आ गई थी तो उसने मिस्टर जिंदल को चिल्लाकर चेतावनी क्यों नहीं दी? देखिए, वो टाइम को तो लेकर बिल्कुल गलत था। इतना समय तो यही समझने में लग जाता है कि चिंगारी की आवाज सुनने के बाद रिएक्ट कैसे करना है। तब तो ये भी हो सकता है कि वो असिस्टेंट के बाहर निकलने के टाइम को लेकर भी गलत हो। नहीं नहीं, सबसे बेतुकी बात जो मैंने अभी तक सुनी है। अब आप सब बस बाल की गाल निकाल रहे हैं। I think we are a hung jury. Let's be honest. क्या आपको सच में लगता है यहाँ कोई भी रीजनेबल बात नहीं रही करने को? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है। माफ कीजिएगा श्रीमान, मुझे लगता है आप रीजनेबल का मतलब समझे नहीं। क्या मतलब? मैं रीजनेबल का मतलब नहीं समझा? आप लोगों को ये इंसान पसंद कैसे? इसके खुद तो कोई विचार होते नहीं है, और अब तुम मुझे सिखाओगे रीजनेबल का मतलब? अब तुम मुझे सिखाओगे ये केस कैसे चलाना है? यहाँ किसी को किसी की निजी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई साहब, मेरा प्रोफेशन निष्पक्षता का समर्थन। आपका प्रोफेशन सरकारी है। आपका काम है सरकार का समर्थन करना और उनकी नीतियां लोगों पे लागू करना। और रही बात निष्पक्षता की, तो जर्नलिज्म ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें निष्पक्षता होती है या होनी चाहिए। खैर, जब जर्नलिस्ट की कोई इज्जत नहीं करता तो वो भी क्या करे। प्लीज, मैं ऐसी बेइज्जती सहने का आदी हो चुका हूँ। वैसे भी इस देश में जर्नलिस्ट की इज्जत रह कहाँ गई है? चलो, कोई नहीं। ऐसे कैसे कोई? ठीक है, माफी मांगता हूँ। बस खुश? हाँ, बहुत ज्यादा। देखिए, आप लोग जरा शांति और सभ्यता के साथ पेश आइए। हम जरा इस केस पर बात कर लें। कोई काम की बात है? मुझे एक बात बहुत देर से खटक रही है। उस लड़के को वो आवाज कैसे नहीं आई? वो तो आदिवासी है ना? बेटा, तुम्हारी अकल क्या भैंस चराने गई है? जब इतनी देर से यहाँ पे चर्चा हो रही है तब तुम्हें समझ नहीं आया? समझ आ गया। मेरा मतलब है कि वो आदिवासी है। और मैंने सुना। अरे सुनी सुनाई बातों पर यहाँ चर्चा होती नहीं है। यहाँ पे चीजें साबित करनी पड़ती हैं। मैं साबित करता हूँ। तुम आवाज निकालो। ये आप इस तरीके से क्यों खड़े हैं? ये कह रही ना वो कुछ अलग होते हैं। दिखाता हूँ कैसे ना। ये कैसा मजाक करा आपने? आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? करते हुए आप सब हंस रहे हैं। अरे क्या हो गया? पागल हो चुका है। क्या आपने कभी किसी माइन में काम किया है? किसी डायनामाइट को फटते हुए सुना है? नहीं तो मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो लड़का एक जंगली आदिवासी था तो उसने खदानों में काम तो किया ही होगा। एक्चुअली किया ही उसने काम, ये तो हम सब जानते हैं। तुम क्या साबित करना चाह रही हो अब? मैं समझ पा रही हूँ कि ये बच्ची क्या कहना चाह रही है। आप खुद भी तो एक माइन वर्कर रही है ना, शायद आप इन लोग को ज्यादा अच्छे से समझा पाए। हाँ, जब हम खदानों में अपने शरीर को गलाया करते थे तो हमारे कानों को डायनामाइट और उसके फ्यूज की आवाज की आदत डल गई। या
यूं कह लीजिए कि वो चीज हमारी रगों में दौड़ती कि जैसे ही फ्यूज के स्पार्क की आवाज सुनी हम बस वहां से भाग निकलते थे। चल रे रानी, चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे सोना, ले बना दी तेरी सुराख, डाल ले पटाखा। चल रे रानी, चल रे सोला। अबे आग लगाने से पहले बता तो देता। और इसके साथ साथ जंगलों में रहने से सुनने की क्षमता में बढ़ोतरी तो हो ही जाती है। हाँ, ये काफी मामूली सी बात है। मुझे और मेरे साथियों को फौजियों के कदम ताल की आवाज काफी दूर से आ जाती थी, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इन सारी बातों पर ना मुझे ढेले भर का भी भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब? मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और आपको प्रोफेसर साहब? मैं ना तुम सबसे, खासकर इस औरत से तंग आ चुका हूँ। मुझे बस जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना है। इससे पहले कि हम कोई भी फैसला लें, मैं इस मुद्दे पर गहराई से देखना चाहती हूँ। देखिए, हम गहराई से देख चुके हैं। गिल्टी। मैं सबसे ये पूछना चाहती हूँ क्या कि उस लड़के में सच में इतनी अक्ल थी कि वो ये सब कर सके? आप कहना क्या चाहती हैं? एक तरफ आप उसे जंगली आदिवासी बुलाते हैं बिल्कुल, वो एक नंबर का जंगली और असभ्य है। और दूसरी तरफ आप लोग ये कहते हैं कि जब वो लड़का मिस्टर जिंदल की गाड़ी के पास जाता है, वो फ्यूज सेट करने और बॉम्ब ब्लास्ट करने, तब उसकी वो सारी अक्लें उसे आ जाती है, भले ही वो एक जंगली आदिवासी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखिए, अगर आपको इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मारना, वो भी इतनी सारी सिक्योरिटी और भीड़ के बीच में, तो आपको बहुत सारी प्लानिंग चाहिए। सिर्फ प्लानिंग नहीं, बहुत सारी नॉलेज भी चाहिए। वो लड़का कॉलेज में सिर्फ बीए कर रहा था और यहाँ आके भी उसने खदानों में काम किया था। एक मिनट, तुमने फिर से अपनी रामायण सुनाना शुरू कर दिया। वहाँ तो इतनी भीड़ थी, वहाँ किसी ने देखा नहीं उस लड़के को वहाँ पर। किसी ने देखा भी हो तो कोई कुछ कहेगा नहीं। लोगों में एकता का भाव होता है, वो लोग मुंह नहीं बोलते हैं। एग्जैक्टली। और उस असिस्टेंट का बताया हुआ टाइम तो अनरिलायबल है ही। तो ये कि पहले तो वो लड़का एक जंगली आदिवासी है जो असभ्य है। इसी असभ्यता के चलते जब वो गाड़ी के पास जाता है तो उसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान आ जाता है और वो ये भी कैलकुलेट कर लेता है कि उसे वहां से कब और कैसे निकलना है। और दूसरी तरफ अगर उसने कोई लोन लिया ही नहीं तो उसे गाड़ी के पास आने किसने दिया? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और एक चीज और, वो असिस्टेंट जिसके टेक्निकली इतने रिफ्लेक्सेस तो स्ट्रांग होने ही नहीं चाहिए, तो उसने आवाज सुनते ही रिएक्ट कैसे किया? अब आप हमें ये मानने को कह रहे हैं कि असिस्टेंट आधी बातें सच बोल रहा है और आधी बातें झूठ? क्या पता सारी बातें झूठ बोल रहा हो। और जब वो लड़का मिस्टर जिंदल से लोन ले सकता है तो उन्हें मारेगा क्यों? यू कैन रीजनेबली डाउट। मुझे इस पर और बात करनी थी और अब शायद हो गई है बात। मुझे तो इस पर कुछ भी भरोसा नहीं है, कुछ भी बके जा रही है ये। मुझे लगता है हमें एक और बार वोटिंग करनी चाहिए। अगर आप सब लोग मंजूर हैं तो इस बार हम हाथ खड़े कर वोटिंग कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। जिन लोगों को ये लड़का निर्दोष नजर आता है वो अपने हाथ खड़े कीजिए। तूने क्यों कर लिया अपना वोट चेंज? मूवी छूट रही है नेताजी, और क्या फर्क पड़ता है लड़का गिल्टी हो या नॉन गिल्टी? आप लोग ये कैसे मान सकते हैं कि लड़का निर्दोष है? मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे नफरत की आग में ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं बिना किसी वजह के। अरे इन लोगों को कोई रीजन नहीं चाहिए होता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये लोग ऐसे ही होते हैं, एकदम हिंसक। अरे नफरत की आग में किसी पर भी, किसी को भी मार देंगे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत नामक चीज नहीं होती है इनमें। आप लोग क्या करते हैं? तो कुछ कह रही हो ना, मेरी बात सुनिए। मैंने ना इनके जैसे काफी लोग देखे हैं। हाँ, कुछ थे उसमें से एक्सेप्शंस, पर
उनको छोड़ के बाकी सब ऐसे एकदम मारने पर उतारू रहते हैं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कुछ कह रही हूँ ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आपको दिख नहीं रहा ये लड़का कैसा है? अरे इस लड़के को देखिए, मारने पर उतारू रहता है ये। आप मेरी बात सुनिए ना, क्या कर रहे हैं आप? बस अब बहुत हो गया। अगर एक शब्द और बोला ना तुमने तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या कोई टाइम बता सकता है? हाँ मैं बताता हूँ। 60-55 हो गए बेटा। आपको क्या लगता है, क्या ये हमें अभी जाने देंगे ताकि हम सुबह आकर इस पर चर्चा कर लें? तो क्या है ना, मुझे अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाना है। कोई चांस नहीं। क्या आपको बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है? हाँ, महीने में एक बार। ये बुढ़ापा बहुत बड़ा संकट है। एक बात बताइए, आप लोग के पास गाड़ी है? हाँ। आप उसको सर्विसिंग के लिए कब भेजते हैं? हाँ, हर 6 महीने में एक बार। 4-5 ये यार 5000 किलोमीटर पर। किसी को हर 10 दिन में तो सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहली या दूसरी ड्राइव में पता चल जाएगी। मिस्टर जिंदल की गाड़ी भी तो सर्विसिंग के लिए जाती होगी। हाँ जाती ही होगी। बिल्कुल, इतनी महंगी गाड़ी थी, चलती भी बहुत थी। हम गैरेज के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। मैंने भी वो रिकॉर्ड देखे। वो गाड़ी 8 दिन में 2 बार सर्विसिंग के लिए गई थी। इतनी जल्दी तो सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना किसी गाड़ी। तुम ना एक बेरोजगार राइटर हो, कभी गाड़ी देखी भी है? तुम क्या जानती हो उनकी गाड़ी में? एग्जैक्टली। उस असिस्टेंट से ज्यादा उस गाड़ी को कौन जानता होगा? वो गाड़ी 8 दिन में 2 बार सर्विसिंग के लिए गई थी, वो भी उस असिस्टेंट के साथ। Does anyone think there is still not a reasonable doubt? मैं इस बारे में हमेशा सोचूंगी, but I'll have to agree. There is a reasonable doubt. अरे उनकी रगों में ही विद्रोह होता है, वो लड़का दोषी है। या किसी और को ऐसा लगता है? नहीं, मैं समझ गया। There is a reasonable doubt. आप अकेले हैं? अकेला हुआ तो क्या हुआ? मुझे ना 2 मिनट नहीं क्या लगे। करने में 2 मिनट नहीं लगेगा? बताइए। अरे वो लड़का आतंकवादी है, आप लोगों को और क्या चाहिए? आपके डिबेट चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए। तुम ना इंटरनेशनल हो, तुम भी उस आतंकवादी के साथ मिली हुई मैं जानता हूँ। बहुत लंबी बस होगी बेटा, बहुत लंबी बस होगी, मैं जानता हूँ तुमको। मुझे माफ कर दीजिए नेताजी, पर मुझे वो लड़का हर नजरिए से निर्दोष नजर आता है। बताइए, अब क्या कहेंगे आप? तुम ना अब अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। मैं 2 फोन करूंगा और ये पूरी की पूरी जूरी बंद हो जाएगी यहीं पे। जो अभी आपने कहा है, उसके 11 गवाह यही खड़े हैं। अगर ये जूरी किसी भी गलत तरीके से भंग हुई तो हम चुप नहीं रहेंगे नेताजी। देखो, मुझे पता है विचारधारा से हारने पर कैसा महसूस होता है। तुम्हारे ऊपर भी तो काफी प्रेशर होगा ना उस लड़के को फांसी के तख्त पे पहुंचाने के लिए। अगर यहाँ पर किसी ने कोई भी जुर्रत करने की कोशिश तक की तो मैं ये खुद देखूंगी कि उस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी जारी करी जाए। आपके पास अब कोई चारा बाकी नहीं है। आपका पॉलिटिकल करियर भी अब बस कुछ चंद दिनों का मेहमान है। अगर आज आपने नॉट गिल्टी का वोट देकर उस निर्दोष को जाने दिया तो आपके बड़े मालिक आपको नहीं छोड़ेंगे। पर अगर उन्हीं बड़े मालिक की मदद से आपने इस जूरी को भंग करा दिया तो मेरा तो नहीं पता, पर इनमें से कई लोग आपका जीना आराम कर देंगे और आपके बड़े मालिक सारा ब्लेम आपके सर फोड़ जाएंगे। The choice is yours. फैसला तुम्हारा है। एक निर्दोष इंसान को न्याय दिलाकर चैन की नींद सोना चाहते हो या फिर अन्याय करके खुद भी जेल जाना चाहते हो? जल्दी बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं।
थैंक यू। Thank you everyone for your valuable time. I'd like to introduce you all to our crew. Student number 2, Archana. Student number 3, Abhijay. Student number 4, Vaibhav. Student number 5, Deeksha. Student number 6, Aaron. Student number 7, Dave. Student number 8, Manmeet. Student number 9, Piyush. Student number 10, Nandini. Student number 11, Anurag. Student number 12, Akshdeep. Poorman, Arun. Most importantly, I'd like to thank our principal, Professor Gurmohendra Singh.